अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सबीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो एंकर पर्सन जमील फारूकी के ऊपर जो कातिलाना हमले की खबर आई थी उसका ड्रॉप सीन हो गया है, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ इमरान खान साहब से जुमेरात के दिन मुलाकात का दिन था, लेकिन कोई उनसे मिलने नहीं गया। इसकी क्या वजह थी, इसके ऊपर बात करते हैं। इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया की तरफ से 8 अरब डॉलर पाकिस्तान को देने की खबरें आ रही हैं, और साथ ही साथ बुशरा बीबी के हवाले से भी एक अहम खबर है कि उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। पहले अडयाला की बात कर लेते हैं जी। बुशरा बीबी साहिबा, जिनकी तबीयत नासाज थी, जिनसे मुतालिक मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया भी था, इस हवाले से एक अहम खबर आई है कि बुशरा बीबी साहिबा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पहले उनको जेल में ही जो ट्रीटमेंट वहाँ पे मौजूद तिब्बी सहूलियात है उसके तहत दिया गया था, लेकिन वो बेहतर महसूस नहीं कर रही थी। उनकी आँख का भी मुसलसल इशू चल रहा था। कल अडयाला में डॉक्टर्स की एक टीम भी पहुंची थी जिन्होंने उनका चेकअप किया था, और उनसे मुतालिक ज़्यादा ये बताया जा रहा था कि वो सिर्फ आँख के चेकअप के लिए गए थे, बाकी उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। जिसके बाद मुसलसल ये खबरें जेल ज़राए से मिल रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो जेल में ही मुक़य्यद हैं, उनको अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा रहा। उनकी फ़ैमिली की तरफ से, पीटीआई की तरफ से, और ख़ुद इमरान खान साहब ने जो मैसेज भिजवाया सलमान सफदर साहब के थ्रू, उसमें भी उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया कि बुशरा बीबी खैरियत से नहीं है, लेकिन उन्हें अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा रहा। तो बहरहाल सब लोगों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई। अल्टीमेटली आज ये खबर आई है कि बुशरा बीबी साहिबा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अभी ये नहीं बताया जा रहा कि उन्हें किधर पहुंचाया गया है, लेकिन ज़्यादातर इम्कान यही है कि उन्हें पिम्स अस्पताल ही लेकर गए हैं। जैसे इमरान खान साहब को भी ट्रीटमेंट के लिए 3 मरतबा पिम्स हॉस्पिटल ही ले जाया गया था। तो उनकी फैमिली को इस बारे में पहले फ़ोन करके इत्तला दी गई थी कि आप इस्लामाबाद आ जाएं, यानी अडयाला आ जाएं, लेकिन अब उन्हें कहा गया कि आप सुबह आ जाएं। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि उनको कोई लंबे अरसे के लिए अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। अलबत्ता ये इत्तलात है कि कल तक के लिए उनको वहाँ पर रखा जाएगा। उनके मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह होंगे, चेकअप्स होंगे, और फिर डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के तहत आगे का फैसला किया जाएगा। तो ये एक अहम खबर है कि कम अज़ कम बुशरा बीबी साहिबा की हद तक ही सही इलाज मुआलजे की कुछ सहूलियात जो हैं वो दी गई हैं, और उनको अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है। इसके अलावा अडयाला में जी जुमेरात के रोज़ एक अहम ये डेवलपमेंट आज देखने में आई कि इमरान खान साहब से मिलने ही कोई नहीं गया। जुमेरात का दिन फिक्स हुआ है कि जी पार्टी के लीडर्स उनसे जाके मिल सकते हैं। वंस अपॉन अ टाइम ये फैसला आया था। ये अलग बात है कि कभी भी जुमेरात को इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं करवाई जाती, लेकिन बहरहाल ये कोर्ट ऑर्डर मौजूद है कि जी थर्सडे को मिलने जाया करें। जिसके बाद पीटीआई रेगुलरली एक लिस्ट बनाकर भेज देती है जेल इंतज़ामिया को वेडनेसडे को ही कि जनाब ये लोग आएंगे, और उनमें से अक्सर लोग चले भी जाते हैं, लेकिन वो इंतज़ार कर कर के वापस आ जाते हैं, उनको मुलाकात नहीं करने दी जाती। तो कल भी एक लिस्ट जो है वो भिजवा दी गई, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब का नाम था, बैरिस्टर गौहर का नाम था, इंतज़ार पंजोता साहब का नाम था, बाबर अवान साहब का भी नाम था। तो कुछ इस तरह से ये 5-6 नाम जो थे वो भेजे गए थे, और उसके बाद ये ख़बर थी कि ज़ाहिर है इनमें से अगर सब नहीं भी जाते तो 2-3 लोग तो चले ही जाया करते हैं, भले ही मुलाकात नहीं होती, लेकिन फिर भी वो जाते ज़रूर हैं। लेकिन ये इत्तफाक़िया तौर पर अजीब वाक़या हुआ कि आज इमरान खान साहब से मिलने के लिए कोई भी नहीं गया, कोई वकील वहाँ नहीं पहुँचा। जेल मुलाकात का वक्त भी ख़त्म हो गया। मुलाकात तो वैसे होनी नहीं थी, चाहे कोई पहुँच भी जाता, लेकिन ज़ाहिर है कि हुकूमत को भी ये कहने का मौका मिल जाता है कि जी देखे कोई आया ही नहीं, अब ये खुद ही नहीं मिलना चाहते, तो इस टाइप की वो फिर बातें शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बारे में ये कुछ चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि जो हालिया एक रिफ्ट देखने में आया है सलमान अकरम राजा और अलीमा खान साहिबा के दरमियान, तो क्या उसकी कोई वजह है कि जिसकी वजह से कोई भी लॉयर जो है वो मिलने के लिए नहीं गया इमरान खान साहब से? क्या ये कोई नाराज़गी का इजहार किया गया है? मैंने इस बारे में जब कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की, तो मेरे सामने जो चीज़ें आई उनके मुताबिक ये कुछ कोऑर्डिनेशन का शायद मामला हुआ है, जिसकी वजह से कोई मिलने नहीं गया। क्योंकि अगर नाराज़गी की बात होती तो वो तो सलमान अकरम राजा की हद तक हो सकती है, या बैरिस्टर गौहर की भी चलिए किस हद तक हो सकती है, लेकिन बाकी तो किसी से मुतालिक अलीमा खान साहिबा ने कोई बात नहीं की, तो भला वो क्यों ना पहुँचते।
तो ख़बर यही मिली है कि इंतज़ार पंजोता साहब जो हैं वो अपने वकला कन्वेंशन जिसका ऑर्गेनाइज़ उन्होंने करना है उसके लिए वो तैयारियों में मसरूफ़ थे और पेशावर में हैं। दूसरी जानिब जो बाकी जो जिनके नाम शामिल थे उनको भी कुछ इसी तरह शायद कोऑर्डिनेट नहीं किया गया, और इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि जो ट्यूसडे को लॉयर्स की लिस्ट भेजी गई थी शायद वही लिस्ट जो है आगे भेज दी गई, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि उनका नाम शामिल है। तो बहरहाल जिस भी वजूहात की बिना पर कोई नहीं पहुंच सका, लेकिन ये हैरत अंगेज़ ज़रूर है कि आप एटलीस्ट एक लिस्ट बना रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि जिसका नाम आप शामिल कर रहे हैं उससे आप पूछ भी नहीं रहे, बस ये पता है कि मुलाकात तो होनी नहीं, कोई भी 4 नाम लिख कर डाल दो। तो ये कुछ इस तरह का मामला लग रहा है कि इवन जिनके नाम डाले जा रहे हैं उनको पता भी नहीं है, या उनसे किसी ने कंफर्म भी नहीं किया कि भाई आप जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो बहरहाल ये इसके ऊपर जो है वो इन्फॉर्मेशन मिली है। अब आ जाते हैं जी ये स्टोरी के सऊदी अरेबिया जो है वो $8 अरब पाकिस्तान को देगा। जी हाँ, ये भी एक ख़बर सामने आई है, और ज़्यादातर मेरा ख्याल है बैनुल-अक़वामी ज़राए से ही ख़बर सामने आई है, पाकिस्तानी मीडिया ने नहीं ये दी, ये इंटरनेशनल मीडिया से ख़बर सामने आई है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्ट अप करने के लिए सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को $8 अरब देने जा रहा है। याद रहे कि आज ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कंफर्म किया है कि $2 अरब सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान को मिल चुके हैं और उनके ज़खायर में आ चुके हैं, और अब उसके बाद ये खबर आई है कि 8 अरब मज़ीद सऊदी अरेबिया जो है वो देने जा रहा है। अब अगर मैं आपको टोटल बताऊं तो $5 अरब इससे पहले सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को फ़िक्स डिपॉजिट की मद में रखवा चुका हुआ है। तो पहले से जो ख़जाने में इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर में मौजूद है उसमें $5 अरब पहले से ही सऊदी अरेबिया का था, जो कि वो एक मुद्दत के बाद उसका टाइम पूरा हो जाता है तो फिर वो फर्दर उसमें 1 साल की, 2 साल की, चंद महीनों की एक्सटेंशन वो करते चले जाते हैं। तो एक तो वो एक सिलसिला जो है वो रोल ओवर चल रहा है। उसके बाद ये जो $2 अरब उन्होंने आज सुबह भिजवाए हैं, जो यूएई को हमने लोन वापस करना है उसके वजह से जो दबाव आना था हमारे ख़जाने के ऊपर, तो उसको झटका ज़्यादा ना लगे तो सऊदी अरेबिया ने उस मद में ये जो $2 अरब हैं पाकिस्तान के ख़जाने में रखवाए, तो ये अब फिर $7 अरब बन जाते हैं। उसके अलावा अब सऊदी अरेबिया $8 अरब मज़ीद जो है वो पाकिस्तान में भेजने जा रहा है, और उसका मकसद अभी तफसील सामने नहीं आ सकी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये कोई 1 साल या 2 साल का प्लान नहीं है कि जी उसके बाद वो उसको रोल ओवर करता जाएगा जैसे पहले उन्होंने रकम भेजी हुई है, बल्कि ये कोई लॉन्ग टर्म प्लान है जिसके तहत पाकिस्तान को एक सपोर्ट जो है वो दी जाएगी उनकी मईशत को बूस्ट करने के लिए। अच्छा जी, पहली बात तो ये कि जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनके ऊपर काफ़ी तशवीश की बात है कि उसमें ज़्यादातर पैसा जो है वो बाहर के मुल्कों का पड़ा हुआ है, दूसरे दोस्त ममालिक का पड़ा हुआ है। कोई चाइना ने दे दिया, कोई सऊदीया ने दे दिया, पहले यूएई भी दे देता था, अब उन्होंने वापस ले लिया। तो हमने मांग तांग के पैसे कुछ जो हैं वो रखे हुए हैं कि चलो हमारा एक रोटेशन जो है वो पर मंथ की वो चलती जाए। लेकिन सवाल ये है कि ये कब तक सिलसिला चलेगा? मतलब ये तो फिर वही बात हो गई ना कि हम अगर कर्ज़ भी किसी का वापस कर रहे हैं तो किसी और से पकड़ कर फिर उसको कर देते हैं। अब वो जो कर्ज़ है वो हमारे पास सर पे चढ़ा हुआ है, वो हमसे बेसिक उतारा नहीं चाहता, फिर उसके ऊपर हम इंटरेस्ट भी पे कर रहे होते हैं। तो वो एक कहानी अलग है। और फिर जो IMF का लोन होता है वो अलग होता है, फिर वर्ल्ड बैंक से जो हमने लोन लिया होता है वो अलग होता है, फिर जो हमने इंटरनल डेट लिए होते हैं वो अलग है। तो निरे कर्ज़े ही कर्ज़े जो है हमने सर के ऊपर चढ़ाए हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि एज़ पाकिस्तानी मुझे तो कोई इसमें ऐसी कोई सेटिस्फैक्शन फ़ील नहीं होती, ना खुशी फ़ील होती है कि यार हम किस तरह अपना घर चला रहे हैं। मतलब आप अपने घर के ऊपर ही इस फॉर्मूले को अगर इम्प्लीमेंट करके देख लें कि आपके घर में हर महीने जो है वो दूसरे लोग जो हैं वो आके राशन डलवा जाएं, काम करवा जाएं, और वो एक सर्कल आपका चलता रहे, तो क्या उसको हम ये कहेंगे कि ये कोई बड़े काबिल इत्मीनान बात है? जैसे आज यूएई किसी मामले के ऊपर हमसे पैसे मांग बैठा, तो क्या आइंदा ऐसा नहीं हो सकता कि कभी दूसरा कोई मुल्क मांग ले, और अगर वो ना भी मांगे तो क्या हमने इसी तरह चलते रहना है? इससे तो फिर यही होगा कि हम हमेशा दूसरे मुल्कों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, और इसी वजह से हम अपने बहुत से फ़ैसलों में भी आप कह सकते हैं कि आज़ाद नहीं होंगे। ठीक है ना? तो जब कोई हमें पैसे रखवाएगा, हमारी इकॉनमी चलाएगा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो फिर हमसे अपनी बात भी मनवाएगा। तो ये जो एक सूरत हाल है, इसको कैसे निकालना है, ये जो तजर्बाकार टीम आई थी जिसके बारे में हमें बताया गया था कि ये तो बहुत एक्सपर्ट हैं और ये तो बड़ा इकॉनमी को संभाल लेंगे, तो 4 साल बाद इनकी कारकर्दगी ये है
कि ये दूसरे मुल्कों से ले लेके पैसे और मुल्क चला रहे हैं, और हमें बताया जा रहा है कि जी ये बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाएंगे। अब ये 8 अरब डॉलर की भी जो बात है, अगर तो ये किसी इन्वेस्टमेंट की मद में आ रहे हैं तो फिर भी कुछ देखने की बात होगी कि चले, फिर तो अच्छी बात है कि कोई डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। अगर ये कर्ज़ ही है, चाहे ये 5 साल के लिए दिया गया हो, चाहे 10 साल के लिए दिया गया हो, तो है तो फिर ये कर्ज़ ही, फिर उसका वो हमें तो नहीं है बेनिफिट जो होना चाहिए। फिर तो ये अल्टीमेटली हमारे ऊपर बोझ ही है, और अगर इसके ऊपर इंटरेस्ट है तो फिर तो वो महा बोझ है हमारे ऊपर। दूसरी बात ये कि क्या हमने इन कर्ज़ों से कभी ये प्लानिंग की है कि इन कर्ज़ों को हमने सही तौर पर इस्तेमाल करके अपनी इकॉनमी को स्टेबल करना है। हमने तो आज तक यही देखा है कि कर्ज़ हम लिए जाते हैं, या तो उन कर्ज़ों से हम पुराने कर्ज़ों के सूद उतारते हैं, या फिर जो हमारे अशराफिया का एक तबका है वो हमें नज़र आता है कि वो फ्लरिश होता है, वो फलता फूलता है, उसकी जायदादें बनती हैं, वो यहाँ पे याशी की ज़िंदगी गुजारते हैं, तो हमें तो ये नज़र आता है। हमें ये नहीं नज़र आया कि कभी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई है, या कोई हमने कर्ज़ लिए हैं तो उससे कोई मुल्क में मईशत का पहिया चलता हुआ नज़र आ रहा हो कि जी बड़ी कोई इंडस्ट्री लग गई है, या कोई बड़ी हमने रोज़गार के मौक़े लोगों के लिए फ़राहम कर दिए हैं जिससे कोई आम आदमी की हालत में बेहतरी आई हो। वो तो हमें कभी नज़र नहीं आया। हमें जो पैसे मिलते हैं वो कहाँ जाते हैं, कब कैसे इस्तेमाल होते हैं, हमारी तो उससे सिर्फ दो ही हमें बातें पता चलती हैं कि या तो कोई कर्ज़ों की मद में हमने दे दिया है, और या फिर वो पता नहीं कहाँ होता है। तो कहने का मकसद ये है कि पैसे तो ये आ गए हैं, उतारने तो ये पाकिस्तान की आवाम को ही पड़ते हैं, इनका सूद भी पाकिस्तान के अवाम को ही अदा करना पड़ता है, लेकिन क्या उनका डायरेक्ट फ़ायदा पाकिस्तान के अवाम को पहुंचता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें शायद कोई भी नहीं देगा। हमें तो जवाब इवन इस बात का नहीं कभी मिलता कि पाकिस्तान में ये जो बिजली घर आपने इतने सारे लगा दिए, कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में ये जो गले में हमारे इतना तौक आपने डाल दिया है, जो अवाम गरीब बेचारी उसके पैसे अदा कर कर के मर गई है, ना वो पैसे कभी ख़त्म होते हैं, ना वो कर्ज़ा कभी गर्दिशी उतरता है, और ऊपर से अब तो हद ये है कि उस तमाम तर मुशक्क़त के बावजूद बिजली तक भी दस्तयाब नहीं है। तो हमारे साथ तो ये हुआ है, और ऊपर से मरे को 100 दुर्रे, मतलब पहले ही लोग बिजली से तंग हैं, ऊपर से आके वो जो अवैस लगारी साहब हैं वो बाकायदा झूठ बोलते हैं कि जनाब 2 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, सिर्फ पीक आवर्स में हो रही है। जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करें उस वक्त भी झूठ बोल रहे थे, क्योंकि उधर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावे कर रहे थे कि दिन के औकात में लोड शेडिंग नहीं हो रही, और उसी वक्त लोग बता रहे हैं कि जी हम यहाँ से देख रहे हैं, वहाँ से देख रहे हैं, इस वक्त भी लोड शेडिंग है, अभी भी चल रही है। मेरे अपने घर में 4:15 बजे लाइट गई हुई थी। तो ये जो सारी इनकी झूठ की दुकानें हैं, उससे तकलीफ़ और होती है आवाम को कि भाई एक तो आप नकम्मे हैं, ना अहल हैं, ना लोड शेडिंग ख़त्म कर सक रहे हैं, ना आपके पास कोई क्राइसिस मैनेजमेंट थी कि अगर किसी वजह से उन्होंने बहाना लगाया कि जी गैस नहीं अवेलेबल, ये वो, तो हम कैसे बनाएं। तो भाई ये किसने मैनेज करना था? किसी और मुल्क में इस तरह की सिचुएशन देखी है कि वो बिल्कुल कोलैप्स ही कर गए हों कि जी उनके पेट्रोल प्राइस इतने ऊपर चले गए कि उनकी लोड शेडिंग इतनी हो गई क्योंकि जी उनकी हुकूमतें मैनेज नहीं कर पाई? मैनेज कर रहे हैं ना, इवन जिस मुल्क में जंग लगी हुई है वो मैनेज कर रहे हैं। तो आपकी फिर मैनेजमेंट कहाँ पर है इसमें कि जहाँ पे आपने वाक़तन ये जो असरात थे जंग के वो आम आदमी तक ना पहुँचने दिए होते, वो हमें तो दिखाई नहीं दी। तो ये है इनकी कारीगरी और ये है इनकी तजर्बाकारी। अच्छा जी, लास्टली ज़रा जमील फ़ारूकी साहब की स्टोरी भी सुन लें। सीनियर एनके पर्सन जमील फ़ारूकी साहब के ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट हुआ कि उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ है और वो तशवीशनाक हालत में अस्पताल में हैं वगैरह वगैरह। तो सरगोदा के मसूद नामी शख्स के ऊपर उनका इल्ज़ाम था। जो बाद में कहानी खुली है उसके मुताबिक, क्योंकि ये मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि अभी तक कोई इस बारे में कंफर्म इत्तलात सरगोदा के किसी अस्पताल से नहीं आ रही कि वो किसी हॉस्पिटल में हो। तो ख़बर ये मिली कि वो उनका एक निजी और ज़ाती नौयत का मामला निकला, और उसमें भी जो बज़ाहिर कसूर नज़र आता है वो जमील फ़ारूकी साहब का नज़र आता है। बहरहाल उनका अपना उस पर मौक़िफ़ है, वो भी मैं आपको दे देती हूँ। लेकिन जो पहली स्टोरी सामने आती है वो ये पता चलता है कि जमील फ़ारूकी साहब ने अपनी पसंद से एक शादी की सरगोदा की एक ख़ातून से, और उसके बाद उन्हें वो ये इस्लामाबाद में ले आए। वहाँ आकर उन्होंने रखा उन्हें, लेकिन मुबैना तौर पर उनको हब्से बेजा में रखा, उनको उनकी फ़ैमिली से कोई ताल्लुक़ ना रखने दिया, और मुबैना तौर पर वो उन पर तशद्दुद भी करते रहे। और उसके बाद जो उनकी फ़ैमिली थी ख़ातून की, उन्होंने फिर बाकायदा ना सिर्फ ये कि ये सब कुछ पुलिस में रिपोर्ट किया, बल्कि उन्होंने जाके बाकायदा पुलिस की कार्रवाई के तहत जो ख़ातून हैं उनको बाजियाब भी किया।
ख़ातून ने भी इस सिलसिले में बज़ाहिर जो गवाही दी है, जो उन्होंने ख़ुद उसको एडमिट किया, वो ये कहती हैं कि जी उनके साथ तशद्दुद भी किया जाता रहा, फ़ोन नहीं रखने दिया जाता था और उनको फैमिली से रब्ता नहीं रखने दिया जाता था, और इस किस्म का बिहेवियर जो था जमील फ़ारूकी साहब का था, और इसी वजह से वो उनके साथ नहीं रहना चाहती, वो अपनी फैमिली के साथ जाना चाहती थी। तो फिर अदालत ने भी कहा कि भाई ठीक है, अगर वो बालिग हैं, जा सकती, अपनी फैमिली के साथ जाना चाहें तो जा सकती हैं। बाद में इसी मामले के ऊपर जब झगड़ा बढ़ा तो फिर जमील फ़ारूकी साहब को, जो सुसर साहब हैं, उनकी तरफ से मारपीट भी की गई और उस सारे चक्कर में उनको कुछ चोटें भी आई। बहरहाल फायरिंग वगैरह नहीं हुई, लेकिन कुछ चोटें वगैरह उनको आई, उन्हें मारा पीटा गया, जिसकी वजह से वो अस्पताल भी गए और उनको कुछ स्टिचेस वगैरह लगने की भी इत्तलात हैं। ये स्टोरी वो है जो उनकी ख़ातून की फैमिली और ख़ातून के थ्रू पता चलती है। जबकि दूसरी तरफ जमील फ़ारूकी साहब की भी स्टोरी है। वो ये कहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल बाकायदा नज़्म व ज़ब्त के तहत जो है वो शादी की और बड़े इज़्ज़त व एहतराम के साथ वो अपनी वाइफ को यहाँ इस्लामाबाद में रखे हुए थे। उनकी बेगम जो है वो प्रेग्नेंट हैं और उन्होंने कहा कि उनकी जो फैमिली है बेगम की, वो सेकंड फ्लोर पे रहती थी, तो उन्होंने इस तनाजुर में उन्हें मना किया कि भाई आप ज़रा गुरेज करें वहाँ जाने से, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी जो है उसमें कोई आपके लिए प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इस वजह से आप ज़रा गुरेज करें। इस बात पे झगड़ा जो है वो बढ़ा, लेकिन बाद में जो उनकी इन लॉस की फैमिली है उन्होंने इसको बढ़ा चढ़ा कर पूरा मुकदमा कर दिया और उसमें ये सारी एक्स्ट्रा बातें डाल दी, मारपीट वगैरह की। उन्होंने ये भी खदशा जाहिर किया कि उनकी बेगम को भी उनके खिलाफ इस्तेमाल करके उनके खिलाफ बयान लिया जा सकता है। ये अब जमील फ़ारूकी साहब का मौक़िफ़ है। लेकिन जो अभी तक की इत्तलात हैं, जो हमने FIRs देखी हैं, जो ख़ातून का बयान है, उससे जो चीज़ सामने आई है वो तो यही पता चल रही है कि जमील फ़ारूकी साहब जो हैं उनका कोई रवैया ख़ातून की तरफ दुरुस्त नहीं था। दूसरी बात कि जो उनके अकाउंट से ट्वीट हुई है जिसमें ये बताया गया कि कातिलाना हमला था या उनकी हालत ख़तरे में है, वो भी झूठ साबित हुई, क्योंकि एज सच उनकी हालत तो ख़तरे में नहीं है और ना ही बज़ाहिर ऐसा लगा कि कोई फायरिंग हुई है या कोई इस तरह की चीज़ है। लेकिन बहरहाल कोई मारपीट ज़रूर हुई है, क्योंकि उसमें उन्होंने ये बताया कि उनको कुछ स्टिचेस वगैरह लगे हैं। तो ये जी जमील फ़ारूकी साहब की स्टोरी निकली। वैसे मुझे इस बात पे काफ़ी हैरत है कि आखिर क्या वजह है कि हमारे जो मीडिया के एंकर पर्सनस हैं, जो मुख्तलिफ यानी लोगों को बहुत अखलाकी मयार पर, बुलंद मयार पर तोलते हैं, उस पर बात करते हैं, लेक्चर्स भी देते हैं, क्यों उनकी जो फैमिली लाइफ है वो हमें कुछ और तरह नज़र आती है। और ये सिर्फ मर्द हज़रात नहीं, इसमें ख़वातीन भी शामिल हैं कि आपको एक नॉर्मल उस तरह की उनकी फैमिली लाइफ नज़र नहीं आ रही होगी। कुछ ना कुछ उनमें मसाइल जो हैं वो चल रहे होंगे। कुछ अर्सा पहले इशफाक सत्ती साहब का इसी किस्म का स्कैंडल सामने आया था, मारपीट वगैरह के हवाले से भी, दूसरी तीसरी शादी के हवाले से, और भी बहुत सारे जो हमारे यानी एंकर पर्सन हजरात हैं उनके हवाले से इस तरह की चीज़ें ख़वातीन के बारे में भी आती रहती है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है मामला। भाई आप अगर कोई दूसरी या तीसरी शादी कर भी रहे हैं, एक तो पहली बात ये कि डिक्लेयर भी होनी चाहिए, दूसरी बात ये कि यानी जिस तरह का रवैया सलूक सामने आता है, आपने देखा होगा वो कुछ जैस्मीन राशिद साहिबा की भी एक दिन इस तरह की कोई स्टोरी सामने आई थी, आयशा जहाज़ेब साहिबा की स्टोरी इस तरह की सामने आई थी। तो ये बड़ी अजीब बात है कि किस तरह के ये जो साइकोपैथ मर्द हैं जो बाकायदा मारपीट और तशद्दुद पे उतर आते हैं। अगर आपको नहीं भी किसी के साथ चलना, आप अपना रास्ता जुदा कर लें, लेकिन यहाँ पर आप मीडिया के ऊपर बैठकर दूसरों के ऊपर इतने भाषण देते हैं, मॉरल पॉलिसिंग करते हैं और न जाने लोगों को किन किन मयारात पर, सख्त मयारात पर तोलते हैं, लेकिन जब आपकी अपनी निजी लाइफ सामने आती है तो उसमें से पता नहीं क्या से क्या निकल रहा होता है। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रही, ना मैं ये कह रही हूँ कि जमील फ़ारूकी साहब जो हैं वो वाकई ऐसा करते होंगे, लेकिन जो बज़ाहिर चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें तो उनका केस कमज़ोर नज़र आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ तो ज़रूर है कि जिसकी वजह से उनको जो है वो मारा पीटा भी गया है और इस तरह की चीज़ है। और इस चीज़ के ऊपर मेरा ख़्याल है वो अपना मौक़िफ़ अब देंगे व्लॉग के ऊपर। लेकिन बहरहाल ये मामलात जो हैं, ये मीडिया की रौनक, चमक दमक, ये सब अपनी जगह, लेकिन ये अफसोस की बात है बहैसियत माशरा कि हम लोगों को जज करते हैं, लेकिन हम खुद उन्हीं पैमानों पर कहाँ खड़े होते हैं ये हम कभी जज नहीं करते। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।